हेलो बच्चों, आज हम लोग नीट 2020 का जो क्वेश्चन पेपर है उसका एनालिसिस करने वाले हैं। जो फिजिक्स का जो क्वेश्चन पेपर है इस बार बहुत ही आसान क्वेश्चन पेपर नीट वालों ने सेट किया था। ऐसे क्वेश्चंस दिए थे जो कि ज़्यादातर क्वेश्चन फार्मूला बेस्ड है या फिर ऐसे क्वेश्चंस है जिसको आप देखकर ही बता सकते हैं। तो आज हम लोग इन सभी क्वेश्चंस को आज डिस्कस करेंगे, देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस हैं और इनका सॉल्यूशन क्या है। तो शुरू से लास्ट तक देखें और जो भी डाउट होगा आप उसको कमेंट पर मुझे भेज सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन जो यहाँ पर है कि क्वेश्चन है द कलर कोड ऑफ अ रेजिस्टेंस इज गिवन बिलो द वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस एंड टॉलरेंस रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर रेजिस्टेंस जो गिवन है उसका कलर कोड कुछ इस तरह से दिया हुआ है। ये है येलो, ये है वायलेट, ये है ब्राउन और एक और बैंड है और ये वाला है गोल्ड। तो यहां पर क्या होता है, पहला डिजिट दूसरा डिजिट हमको इन दोनों कलर से मिलेगा रेजिस्टेंस का, और जो तीसरा वाला जो कलर होता है ये बताता है कितने से मल्टीप्लिकेशन करना है, और ये जो लास्ट वाला जो होता है ये वाला बैंड, इससे हमको टॉलरेंस के बारे में पता चलता है। ठीक है, तो याद रखना हम लोग इस चीज को फॉलो करेंगे। बी रॉय, इसके बाद में ग्रेट ब्रिटेन, फिर वॉयलेट, ग्रे, वाइट। तो ये ब्लैक होता है, ये ब्राउन होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू, वायलेट और ये वाला ग्रे और ये वाला वाइट। तो यहाँ पर इसके लिए जो डिजिट होता है 1, इसके लिए 0, इसके लिए 1, इसके लिए 2, इसके लिए 3, इसके लिए 4, इसके लिए 5, इसके लिए 6, 7, 8, 9। और जो मल्टीप्लिकेशन जो अगर ये यहाँ पर होता, तीसरे जगह पर होता, तो जो मल्टीप्लिकेशन हम लोग करते हैं इसके लिए 10 की पावर 0, इसके लिए इंटू 10 की पावर 1, इसके लिए 10 की पावर 2, इसके लिए 10 की पावर 3, इसके लिए 10 की पावर 4, इसके लिए 10 की पावर 5, इसके लिए 10 की पावर 6, इसके लिए 10 की पावर 7, इसके लिए 10 की पावर 8 और इसके लिए 10 की पावर 9 होता है। ठीक है, तो और दूसरा चीज जो ये लास्ट वाला जो बैंड है ये हमको क्या बताता है, टॉलरेंस। सिल्वर अगर होता है यहाँ पर तो सिल्वर के लिए जो टॉलरेंस होता है ±10% होता है, और गोल्ड के लिए जो टॉलरेंस होता है ±5% होता है। तो सबसे पहले देखते हैं, पहला डिजिट लिखना है, येलो है पहला डिजिट, तो येलो के लिए क्या आ जाएगा 4। दूसरा डिजिट वायलेट, दूसरा कलर वायलेट है, इसके लिए क्या डिजिट आ जाएगा 7। जो तीसरा बैंड होता है, तीसरा कलर, उसको हमको मल्टीप्लाई करना रहता है तो ब्राउन है, ब्राउन के लिए क्या हो जाएगा 10 की पावर 1 मतलब 10 हो जाएगा, प्लस माइनस टॉलरेंस, गोल्ड है तो गोल्ड के लिए टॉलरेंस क्या होता है 5%, तो ये आ जाएगा 470 ओम रेजिस्टेंस और प्लस माइनस 5% टॉलरेंस। तो ये आंसर नंबर 1 था, ये क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा। तो इसका आंसर आ गया 470 ओम रेजिस्टेंस और प्लस माइनस 5% जो है टॉलरेंस आ गया। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो जो दूसरा क्वेश्चन है उसमें हमको क्या निकालना है, टॉर्क फाइंड आउट करना है, जिसमें फोर्स दिया गया है ओरिजिन के अबाउट और पोजीशन वेक्टर दिया गया है। ठीक है, तो टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, आर क्रॉस एफ, आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना है। तो जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन जो दिया गया है वो है, इसमें फोर्स दिया गया है हमको 3J न्यूटन और जो आर वेक्टर जो है ये दिया गया है 2K मीटर। ठीक है, तो हमको क्या पूछा गया है, ओरिजिन के अबाउट टॉर्क निकालना है। तो टॉर्क क्या होता है हम लोग जानते हैं, जो टाउ वेक्टर है ये होता है आर वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, तो दोनों का क्रॉस कर देना है। तो देखो यहां पर आर वेक्टर कितना दिया गया 2K कैप, क्रॉस एफ वेक्टर कितना गया 3J कैप। ठीक है, तो यहां से इन दोनों का क्रॉस करना है, तो ये जो कांस्टेंट टर्म है इनका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा 6 हो जाएगा, और क्रॉस क्या हो जाएगा K कैप क्रॉस J कैप। अब देखो K कैप क्रॉस J कैप करना है, तो हम लोग जानते हैं एक सर्कल बना लो ऐसे,
ये आई कैप, ये जे कैप और ये के कैप। ठीक है, ऐसे हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर कोई भी दो का अगर क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो हमको तीसरा मिलता है। अगर आप क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो पॉजिटिव और एंटी क्लॉक जाएंगे तो नेगेटिव। तो क्या करना है हमको, के क्रॉस जे करना है। तो के क्रॉस जे मतलब उल्टा घूम रहा हूं, तो मुझे तीसरा टर्म मिलेगा आई, वो भी माइनस के साथ। तो ये मिल जाएगा 6 माइनस आई कैप। तो ये -6 आई कैप, ये हमारा टॉर्क हो जाएगा, तो न्यूटन मीटर। तो इसका आंसर आपको मिल गया होगा। जो ऑप्शन दिए थे उसमें से चौथा ऑप्शन है ये, -6 आई कैप न्यूटन मीटर। ठीक है, तो ये आपको समझ में आया। अब देखते हैं तीसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन क्या बोलता है, अ सिलेंडर कंटेन्स हाइड्रोजन गैस एट प्रेशर ऑफ 249 किलो पास्कल एंड टेम्परेचर 27 डिग्री सेंटीग्रेड, इट्स डेंसिटीज। तो हमें इसका डेंसिटी बताना है। क्या क्या गिवन है उसको देख लेते हैं। हमको दिया गया है प्रेशर, दिया गया है P दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 3, इसमें P दिया गया है 249 किलो पास्कल, और दूसरा दिया गया है टेम्परेचर दिया गया है T दिया गया है 27 डिग्री सेंटीग्रेड, और R जो कांस्टेंट होता है उसका वैल्यू भी दे दिया है इसमें। देखो कितना अच्छा, कितना आसान क्वेश्चन कर दिया है कि यहाँ पर कांस्टेंट का भी वैल्यू दे दिया है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करना बहुत आसान हो गया। तो हमको क्या पूछा है यहाँ पर, डेंसिटी रो बताना है, रो का वैल्यू क्या हो जाएगा। तो हम लोग जानते हैं कि जो आइडियल गैस होता है उसके लिए हम लोग जानते हैं P अपॉन रो इज इक्वल टू होता है RT अपॉन MW। ठीक है, तो वहां से हमको रो मिल जाएगा। तो फॉर एन आइडियल गैस क्या होता है, P प्रेशर अपॉन रो डेंसिटी इज इक्वल टू होता है RT अपॉन MW। ठीक है, तो हमको यहां से क्या चाहिए, रो चाहिए। तो रो क्या हो जाएगा, रो को इधर भेज दो, इसको इधर भेज दो, तो P MW अपॉन में RT। तो ये हमारा रो निकल जाएगा। अब इसमें हमको मात्र वैल्यू पुट करना है। तो यहां पर P जो है ये गिवन है 249 इंटू 10 की पावर 3, और जो हमको M लेना है वो लेना है यहां पर 2 इंटू 10 की पावर -3। तो ये M और W का वैल्यू हो गया, और यहां पर R ले लो 8.314 इंटू टेम्परेचर लेना है, ये टेम्परेचर को केल्विन में लेना है, तो ये 300 केल्विन हो जाएगा, तो ये 300 आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लो। इसको जब सॉल्व करोगे तो ये लगभग आ जाएगा 0.199। ठीक है, तो हमको जो रो मिलेगा, रो जो मिलेगा हमको मिलेगा, ये मिलेगा 0.2 kg पर मीटर क्यूब, ये आंसर में होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो ये है कि 2 सिलेंडर्स A and B of equal capacity are connected to each other via a stopcock. A contains an ideal gas at standard temperature and pressure. B is completely evacuated. The entire system is thermally insulated. The stopcock is suddenly opened. The process is, तो इसमें ऑप्शन दिया गया है आइसोबेरिक, आइसोथर्मल, एडियाबेटिक, आइसोकोरिक। तो यहां पर देखो क्या हो रहा है, फ्री एक्सपेंशन होगा, है ना। तो फ्री एक्सपांसन के लिए क्या होता है, जो नेचर होता है वो होता है एडियाबेटिक होता है वैक्यूम में। ठीक है, और फाइनल टेम्परेचर और इनिशियल टेम्परेचर इक्वल होना चाहिए। तो इसका तो आंसर सीधा सीधा है, क्या एडियाबेटिक हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 4 जो है उसका आंसर अगर देखें सॉल्यूशन, तो फॉर फ्री एक्सपांसन
फ्री एक्सपांसन के लिए क्या हो जाएगा, एडियाबेटिक आ जाएगा। ठीक है, तो जिस भी ऑप्शन में एडियाबेटिक है उसको आप कंसीडर कर ले। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। टू पार्टिकल्स ऑफ मास 5 kg एंड 10 kg रिस्पेक्टिवली आर अटैच्ड टू द टू ends ऑफ अ रिजिड रॉड ऑफ लेंथ 1 मीटर with negligible mass. The center of mass of the system from the 5 kg particle is nearly at a distance of। तो ये सेंटर ऑफ मास का क्वेश्चन है। एक रिजिड रॉड से जो कि मासलेस है उससे दो पार्टिकल कनेक्टेड है। तो ये क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन देख रहे हैं। यहाँ पर क्या है, एक रॉड है, रिजिड रॉड है और इसके इंड से दो मास कनेक्टेड है। एक है 5 kg का और दूसरा जो है 10 kg का। ठीक है, इन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो 1 मीटर है और इसका हमको सेंटर ऑफ मास बताना है। तो मान लेते हैं कि जो सेंटर ऑफ मास है यहां कहीं पर है, यहां से r1 डिस्टेंस पर और यहां से r2 डिस्टेंस पर। ठीक है, हम लोग जानते हैं कि जो mr होता है ये कांस्टेंट होता है और यहां से अगर हम लोग देखें तो जो r है वो प्रोपोर्शनल होगा 1/m के, मतलब कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा m के। तो यहां से अगर हम लोग r1/r2 करें तो ये किसके इक्वल आना चाहिए, m2/m1 के इक्वल आना चाहिए। तो ये किसके इक्वल आएगा, m2 कितना है 10 और m1 कितना है 5, तो ये 2:1 आना चाहिए r1/r2। ठीक है, अब देखो यहां से अगर हम लोग देखें R1 और R2 को और हम लोग क्या लिख सकते हैं, ये R1 है तो इस डिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, 1 - R1 लिख सकते हैं कि R2 को। तो ये R1 अपॉन में ये क्या हो जाएगा 1 - R1 इक्वल टू 2/1, ये हो जाएगा। तो यहां से देखो इसको सॉल्व करो, R1 इक्वल टू 2 - 2R1, तो यहां से इसको इधर ले आओ तो R1 + 2R1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो 3R1 इक्वल टू 2 आ जाएगा। तो R1 हमको 2/3 मीटर आ जाएगा। तो ये R1 का वैल्यू 2/3 मीटर हो जाएगा। ठीक है, ये ऑप्शन में है कि ये वाला कितना हो जाएगा, मीटर हो जाएगा, है ना। हमको जो ऑप्शन में दिया है वो सेंटीमीटर में दिया है, तो ये कितना हो जाएगा 200/3 सेंटीमीटर। 100 से इंटू करना पड़ेगा इसको, अगर मीटर में कन्वर्ट करना है, सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये 6 3 6 18, फिर बचेगा 2, फिर 3 6 18, फिर बचेगा 2, तो 66.66 आ रहा है, मतलब कि लगभग 67 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है, अ रे इज इंसिडेंट एट एन एंगल ऑफ इंसिडेंस I on one surface of a small angle prism with angle of prism A and emerges normally from the opposite surface if the refractive index of the material of the prism is mu, then the angle of incidence is nearly equal to। ठीक है, तो जो क्वेश्चन नंबर 6 है इसमें क्या गिवन है, एक प्रिज्म है जिसका प्रिज्म एंगल ए गिवन है और एंगल ऑफ इंसिडेंस गिवन है आई, स्मॉल एंगल से। तो हमको बताना है कि एंगल आर बताना है। ठीक है, तो देखो यहां पर एक प्रिज्म है और इस प्रिज्म का प्रिज्म एंगल ए गिवन है और ये कुछ एंगल से इंसिडेंस हो रहा है। यहां पर हम लोग नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, ये एंगल आई है जिससे ये इमर्ज और इंसिडेंट हो रहा है। प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है और ये ऐसे चले गया। ठीक है, तो ये एंगल क्या होगा, आर होगा। तो यहां से हम लोग जानते हैं स्नेल्स लॉ, अगर यहां पर हम लोग लगाएं तो स्नेल्स लॉ लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, साइन आई
μ1 साइन आई इक्वल टू μ2 साइन आर। μ1 इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा जो कि एयर है, तो एयर के लिए म्यू क्या होता है 1 होता है, तो ये 1 हो जाएगा। तो साइन आई इज इक्वल टू μ2 की जगह प्रिज्म का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू है साइन आर। अब देखो यहां पर जब ये एंगल बहुत ही स्मॉल होता है आर, ये तो इसको हम लोग लगभग ए के इक्वल ले सकते हैं। तो साइन आई इज इक्वल टू म्यू साइन ए लिख सकते हैं। और हम लोग एक चीज और जानते हैं कि जब एंगल बहुत छोटा हो, थीटा इज वेरी वेरी नियरली इक्वल टू जीरो हो, वेरी स्मॉल हो, सपोज साइन थीटा है और साइन थीटा में थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा इज वेरी स्मॉल, तो उस केस में हम लोग साइन थीटा को थीटा के इक्वल लिख सकते हैं। तो यहां पर साइन आई को हम लोग आई के इक्वल लिख सकते हैं और म्यू साइन ए को हम लोग ए के इक्वल लिख सकते हैं। तो ये हमारा एक रिलेशन आ जाएगा आई का म्यू ए। ठीक है, यहां पर देखो ये आर को हम लोग ने ए क्यों लिखा है, क्योंकि हम लोग जानते हैं R1 प्लस R2 इक्वल टू ए होता है। यहां पर R2 का वैल्यू जो है वो 0 है, तो R1 का वैल्यू क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, ये R1 है ना, और इधर क्या होता है R2 होता है, ये R2 का वैल्यू क्वेश्चन में 0 दिया गया है। अब नेक्स्ट देखते हैं 7th क्वेश्चन। अ बॉडी वेट 72 न्यूटन ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, व्हाट इज द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑन इट एट अ हाइट इक्वल टू हाफ ऑफ द रेडियस ऑफ द अर्थ। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, एक बॉडी है जिसका वेट 72 न्यूटन है सरफेस पर अर्थ के। तो सरफेस पर वेट जो है वो 72 न्यूटन है, तो इसका मतलब क्या है एम जी, इसका वैल्यू सरफेस पर जो है 72 न्यूटन है। ठीक है, यहां पर जी एस हो जाएगा सरफेस पर ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, और हमको W किसी एक पर्टिकुलर हाइट पर बताना है। तो यहाँ पर क्या किसके इक्वल होगा, ये एम जी एच के, वहाँ पर जो जी एच का वैल्यू होगा उसके इक्वल हो जाएगा ये। तो ये इक्वल होता है एम जी एस डिवाइड बाई 1 प्लस एच बाई आर का होल स्क्वायर। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एम जी एस का वैल्यू 72 है और ये 1 प्लस एच बाई आर। अब यहाँ पर हम लोग h को क्या लिख सकते हैं r/2 लिख सकते हैं क्वेश्चन के हिसाब से, और ये r इसका स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें तो ये r से r कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या बचेगा 1 प्लस 1/2 मतलब कि 3/2 का होल स्क्वायर। तो ये आ जाएगा 72 अपॉन 3/2 का होल स्क्वायर, जो कि मिलेगा हमको 72 बाई ये हो जाएगा 9 इंटू 4। तो इसको डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 8 और 8 4 जा जाएगा 32 न्यूटन। तो ये हमको एक जो हाइट गिवन है उस हाइट पर फोर्स मिल जाएगा 32 न्यूटन का। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन आयरन रॉड ऑफ सस्पेबिलिटी 599 इज सब्जेक्टेड टू अ मैग्नेटिजिंग फील्ड ऑफ 1200 एम्पियर पर मीटर। द परमिएबिलिटी ऑफ द मटेरियल ऑफ द रॉड इज। हमको रॉड का परमिएबिलिटी पूछा है और म्यू नॉट गिवन है क्वेश्चन में। तो यहां पर देखो जो म्यू होगा वो क्या होता है म्यू नॉट म्यू आर ये होता है, और क्वेश्चन में म्यू नॉट दिया है, बहुत ही आसान हो गया ये गिवन है 4 पाई इंटू 10 की पावर -7 टी एम। ठीक है, और हम लोग म्यू आर कैसे निकाल सकते हैं, ये निकाल सकते हैं हम लोग एक्सएम प्लस 1 से। एक्सएम क्वेश्चन में दिया गया है 599 प्लस 1 करेंगे तो ये 600 आ जाएगा। तो हमको म्यू चाहिए, तो म्यू क्या हो जाएगा म्यू नॉट
4 पाई इंटू 10⁻⁻7 इंटू 600, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 Tm/a। ठीक है, तो ये जो भी ऑप्शन में होगा म्यू का वैल्यू उसको आप टिक कर दीजिए, 2.4 पाई इंटू 10⁻⁻4 Tma। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। फॉर ट्रांजिशन एक्शन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। पहला स्टेटमेंट है द बेस रीजन मस्ट बी वेरी थिन एंड लाइटली डोप्ड। सेकेंड है बेस इमिटर एंड कलेक्टर रीजन्स शुड हैव सेम डोपिंग कॉन्सेंट्रेशंस। नेक्स्ट है बेस इमिटर एंड कलेक्टर रीजन्स शुड हैव सेम साइज। नेक्स्ट है बोथ इमिटर जंक्शन एज वेल एज द कलेक्टर जंक्शन आर फॉरवर्ड बायस। तो देखो इसका आंसर तो फर्स्ट ही हो जाएगा कि हम लोग जानते हैं जो बेस रीजन होता है वो वेरी थिन होना चाहिए और लाइटली डोप्ड होना चाहिए, तो इसका आंसर तो फर्स्ट हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं लाइट विथ एन एवरेज फ्लक्स ऑफ 20 W/cm² falls on a non-reflecting surface at normal incidence having surface area 20 cm². The energy received by the surface during time span of 1 minute is। तो ये तो आसान है, देखो क्वेश्चन नंबर 10 में हम लोग जानते हैं जो I होता है वो होता है E/AT। यहां से अगर मुझे E चाहिए तो ये क्या हो जाएगा IAT। ठीक है, और I का वैल्यू दिया गया है 20/10⁻⁻4 करोगे, और A का वैल्यू रखना है 20 इंटू 10⁻⁻4 और T 60 है ना, 1 मिनट है, इसको 60 सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। तो ये वैल्यू रखने के बाद देखो ये से ये कैंसिल हो जाएगा, इसको इंटू करो तो ये 400 हो जाएगा और ये 60 हो जाएगा, तो ये 24 समथिंग आएगा। तो इसको लिख सकते हैं 24 इंटू 10⁻³ जूल। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 4 जो गिवन है, 24 इंटू 10⁻³। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। और शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल हैज़ अ डायपोल मोमेंट ऑफ 16 इंटू 10⁻⁹ कूलम मीटर। द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू द डायपोल एट a distance of 0.6 meter from the center of the dipole situated on a line making an angle of 60 degree with the dipole axis is। ये तो कुछ नहीं होता यार, ये तो बहुत आसान होता है। ये डायपोल है, डायपोल के केस में हम लोग ने 3 केस पढ़ा हुआ है। इनके बीच का डिस्टेंस 2a ले लेते हैं हम लोग। तो यहां पर देखो एक तो एक्सियल पोजीशन पे हमने डायपोल इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था, हमको क्या निकालना है, यहां पर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है। एक्सियल पोजीशन पर निकाला था, फिर बाइसेक्टर पर निकाला था, और एक हमने निकाला था किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पर जो यहां से थीटा एंगल बनाता हो और r डिस्टेंस पर हो। तो यहां पर इस पॉइंट पर अगर पोटेंशियल देखना है तो ये होता है KP cos थीटा बाई r²। तो यहां पर इस पॉइंट पर हमको क्वेश्चन में P दे रखा है, R दे रखा है और थीटा दे रखा है, तो सब चीज तो दे रखा है, इसको रख के देख लेते हैं। तो पॉइंट P पर पोटेंशियल क्या हो जाएगा, K का वैल्यू 9 इंटू 10⁹, P का वैल्यू क्वेश्चन में गिवन है 16 इंटू 10⁻⁹, और cos थीटा का वैल्यू दिया गया है 60 डिग्री, अपॉन में r² 0.6 का स्क्वायर। ठीक है, यहां से देखो ये 9 इंटू 16 इंटू 10⁻⁹, और ये 9 कैंसिल हो जाएगा, और cos 60 का वैल्यू 1/2 होता है। 0.6 इंटू 0.6 क्या हो जाएगा, 0.36 इंटू ये 2 1/2 हो जाएगा। तो इसको डिवाइड करो, 2 1 जा 2 8 जा
और ये पॉइंट को हटा दो तो यहाँ पे इंटू 100 हो जाएगा। 9 1 जा 9 4 जा 4 1 जा 4 2 जा, तो ये कितना आ जाएगा 2000। कुछ गलत हो रहा है क्या? ये 10 नहीं था ना, तो ये 1 0 हट जाएगा, तो ये 200 आ जाएगा इसका आंसर, 200 वोल्ट। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 तो एकदम बच्चों वाला है। मोशन इन स्ट्रेट लाइन का जो क्वेश्चन है वो है। इसमें जो हमने वर्टिकल मोशन जो पढ़ा था अंडर ग्रेविटी, वही है। क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोलता है? अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली डाउनवर्ड विथ अ वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकेंड फ्रॉम द टॉप ऑफ अ टावर. इट हिट्स द ग्राउंड आफ्टर सम टाइम विथ अ वेलोसिटी ऑफ 80 मीटर पर सेकेंड. द हाइट ऑफ द टावर इज, कुछ नहीं है, देखो क्या है, एक टावर है, ये टावर का हाइट मान लेते हैं h है। इसको यहां से टावर से इसको फेंका गया है, इनिशियल वेलोसिटी u इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड से, और इसका फाइनल वेलोसिटी है v इक्वल टू 80 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमको h बताना है, तो हम लोग जो थर्ड इक्वेशन है मोशन का उसको लगा देते हैं। तो उससे क्या हो जाएगा, वी स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gs। ठीक है, तो यहां से वी स्क्वायर कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 80 का स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर 20 का स्क्वायर प्लस 2g हम लोग क्या लेते हैं, 10 लेते हैं इंटू एस। तो 80 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 6400, इस 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400, इसको इधर ले आओ माइनस हो जाएगा, इक्वल टू 2 इंटू 10 इंटू एस। इसको h ले लो, हाइट जो है वही होगा ये, तो ये कितना हो जाएगा 6000 और डिवाइड बाई 20 कर दो, इक्वल टू h मिल जाएगा हमको। 1 0 से 1 0 कट जाएगा, 2 1 जा 2 3 जा, तो h इक्वल टू 300 मीटर आना चाहिए। आसान है ये तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अ रेजिस्टेंस वायर कनेक्टेड इन द लेफ्ट गैप ऑफ अ मीटर ब्रिज balances a 10 ohm resistance in the right gap at a point which divides the bridge wire in the ratio 3:2. If the length of the resistance wire is 1.5 meter, then the length of 1 ohm of the resistance wire is. देखो ये क्वेश्चन को कैसे करना है। ठीक है, देखो यहां पर क्या दिया गया है क्वेश्चन नंबर 13 में। ये लेंथ L1 है, ये लेंथ L2 ले लेते हैं, इसको R ले लेते हैं। ये क्वेश्चन में दिया गया है 10 ओम। तो हम लोग जानते हैं इस केस में दिस अपॉन दिस R बाई 10 इक्वल टू क्या होता है, दिस बाई दिस L1 बाई L2। तो यहाँ से हमको क्या मिल जाएगा, ये L1 बाई L2 क्वेश्चन में दिया गया है 3/2, तो R कितना मिल जाएगा यार, ये उधर जाएगा तो 3/2 इंटू 10 हो जाएगा, 2 1 जा 2 5 जा, तो ये 15 ओम आ जाएगा। तो ये वाला रेजिस्टेंस कितना आ जाएगा 15 ओम। ठीक है, तो यहाँ पर देखो लेंथ ऑफ 15 ओम जो वायर है उसका जो वायर है उसका लेंथ कितना के दिया गया है, ये दिया गया है 1.5 मीटर। तो लेंथ ऑफ 1 ओम रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 1.5 डिवाइड बाई 15 जो कि आएगा 0.1, और 0.1 को क्या लिख सकते हो 1 इंटू 10 की पावर -1 मीटर। तो ये ऑप्शन में दिया है, तो ये वाला ऑप्शन सही है, उसको आप
देख ले 1 इंटू 10⁻⁻1 मीटर, ऑप्शन नंबर 1, वो ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। व्हेन अ यूरेनियम आइसोटोप U92-235 is bombarded with a neutron, it generates krypton 3689, 3 neutrons and क्या होगा वो बताना है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन तो बच्चों वाला है। देखो क्वेश्चन नंबर 14, यहाँ पर क्या यूरेनियम है, ये 92 है और ये 235 है। क्या बोला गया, यहाँ पर न्यूट्रॉन का बॉम्बार्डिंग किया गया है, तो यहाँ पर एक न्यूट्रॉन ऐड कर दो, और ये दे रहा है हमको क्रिप्टॉन दे रहा है, KR दे रहा है, जिसका ये 36 है और इसका जो मास है वो 89 है। और इस केस में क्या हो रहा है, 3 न्यूट्रॉन रिलीज हो रहा है। ठीक है, तो हमको बताना है कि इसके साथ और क्या रिलीज होगा। तो देखो यहां पर प्लस सपोज X आ रहा है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर और मास बताना है। तो ये एटॉमिक नंबर क्या हो जाएगा, दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 92 माइनस 36 कर लो, तो ये आ जाएगा 12 6 8 3 5 56 आ जाएगा। और ऊपर इधर से ऐड कर लो और इसको ऐड कर लो, तो 235 प्लस 1 236 माइनस 89, और ये 3 टाइम्स 1 करोगे मतलब 3, तो ये आ जाएगा 92 से इसको माइनस कर दो, तो ये आ जाएगा 441, तो ये 144। तो ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, बेरियम वाला। तो ये कौन सा आइटम होगा, बेरियम, जिसका ये 144 है और ये 56, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं, अ लॉन्ग सोलेनाइड ऑफ 50 सेंटीमीटर लेंथ हैविंग 100 टर्न्स कैरीज अ करंट ऑफ 2.5 एम्पियर, द मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सोलेनॉइड इज। देखते हैं इसको, मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा सोलेनॉइड के अंदर। देखो यहां पर हम लोग जानते हैं, ये क्वेश्चन नंबर है 15, B इक्वल टू क्या होता है, म्यू नॉट N बाई L इंटू आई। तो यहां से देखो म्यू नॉट क्वेश्चन में ही दे रखा है 4 पाई इंटू 10⁻⁻7, और N का वैल्यू भी क्वेश्चन में दिया गया है 100 टर्न्स, ये नंबर ऑफ टर्न्स होता है N। और ये जो L है, L भी क्वेश्चन से निकाल सकते हो, L जो है वो 0.5 आ जाएगा। और I कितना दिया गया है क्वेश्चन में 2.5 एम्पियर, तो ये सारा वैल्यू यहां पर रख देंगे। तो यहां से ये इसको रखने के बाद सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 6.28 इंटू 10⁻⁻4 t। तो ये ऑप्शन नंबर 2 जो है इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, द एवरेज थर्मल एनर्जी ऑफ अ मोनोएटॉमिक गैस इज KB इज बोल्टजमैन कांस्टेंट एंड T एब्सोल्यूट टेम्परेचर। अरे बाप रे, तो ये तो सीधा फॉर्मूला ही है यार, इसका आंसर होता है 3/2 KB इंटू टी, इसमें कुछ करने की ही जरूरत नहीं है, ये तो सीधा सीधा फॉर्मूला जो होता है उसी को पूछ दिया है, ऑप्शन में दे दिया है, इसमें तो कुछ दिमाग ही लगाना है, जो रटा रूटा है चीज़ें वही चीज़ है। तो 16 नंबर पे क्या आ जाएगा, 3/2 KB इंटू टी, ये आंसर आ जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैपिलरी ट्यूब ऑफ रेडियस R is immersed in water and water rises in it to a height h. The mass of the water in the capillary is 5 gram. Another capillary tube of radius 2R is immersed in water. The mass of water that will rise in this tube is। तो देखो कुछ नहीं है, M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है कैपिलरी ट्यूब वाले ऐसे क्वेश्चन में हमने देखा था। तो M इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R कर दो, तो यहां से क्या आ जाएगा, M2 बाई अगर M1 करोगे तो ये किसके इक्वल आएगा, R2 बाई R1 के। यहां पे M1 दे रखा है 5, और यहां पर देखो R1 को R लेना है और R2 को 2R लेना है,
तो इसको सॉल्व करोगे तो M2 कितना आ जाएगा 10 kg, 10 ग्राम। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोलता है? द रेशियो ऑफ कंट्रीब्यूशंस मेड बाय द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कंपोनेंट्स टू द इंटेंसिटी ऑफ एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज। तो C इक्वल टू स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दिया है। तो ये भी डायरेक्ट ये हम लोग जानते हैं। इसके लिए जो रेशियो होता है ना वो होता है C/1। तो इसका आंसर हो जाएगा C/1। सिंपल सा ये तो क्वेश्चन है, सेकंड ऑप्शन है इसका C/1। ठीक है, तो काफ़ी आसान क्वेश्चन इस बार नीट में दिए गए हैं, जो कि आप देख के ही बता सकते हो। जो पढ़ने वाले बच्चे हैं वो भी, और जो नहीं पढ़ते वो बच्चे भी बता सकते हो, है ना, ऐसा कोई नहीं है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में क्या होता है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड है और मैग्नेटिक फील्ड है, दोनों का जो एनर्जी डेंसिटी होता है और इंटेंसिटी क्या होता है, सेम होता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एज्यूम दैट लाइट ऑफ वेवलेंथ 600 नैनोमीटर इज कमिंग फ्रॉम अ स्टार, द लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन ऑफ टेलीस्कोप हुज ऑब्जेक्टिव हैज अ डायमीटर ऑफ 2 मीटर इज। तो हमको क्या बताना है, लिमिट, रिजोल्यूशन का लिमिट बताना है। तो लिमिट ऑफ रिजोल्यूशन का फॉर्मूला हमने पढ़ा था, ये होता है 1.22 लैम्डा बाई ए। तो यहां पर हमको लैम्डा और ए का वैल्यू पता है, यहां पे रख दो। तो 1.22 इंटू लैम्डा कितना गिवन है 600 नैनोमीटर, तो ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर -7। और जो ए दिया गया है वो 2 दिया गया है। अब इसको सिंपली सॉल्व कर लो, 2 3 जा, तो ये आ जाएगा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, 3.6 इंटू 10 की पावर -7, है ना। तो ये कौन से ऑप्शन में गिवन है, ऑप्शन नंबर 2 में दी गिवन है, ये आंसर हो जाएगा इसका। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। अ वायर ऑफ लेंथ L, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A is hanging from a fixed support. The length of the wire changes to L1 when mass M is suspended from its free end. The expression for Young's modulus is। क्वेश्चन नंबर 20। तो यहां पर जो y होता है हम लोग जानते हैं F L अपॉन में A डेल्टा L होता है, और F फोर्स कितना आ जाएगा mg L अपॉन A डेल्टा L। डेल्टा L को क्या लिख सकते हो, L1 माइनस L2, तो ये mg L अपॉन A L1 माइनस L2 ये कर सकते हो। तो यहाँ से जो यंग्स मॉड्यूलस है का एक्सप्रेशन क्या आ गया, mg L अपॉन में A ब्रैकेट में L1 माइनस L2, L1 माइनस L, L1 माइनस L। तो यहाँ से कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, फर्स्ट ऑप्शन मैच कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक वन बॉन्ड इन DNA इज 10 की पावर -20 जूल, द वैल्यू इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज नियरली। देखो जूल में एनर्जी दिया गया है, उस एनर्जी को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करना है। तो ये तो कुछ नहीं है यार, 21 है। तो जो एनर्जी है, जो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में जो एनर्जी होगा, तो याद रखना जूल से इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए हमको किससे डिवाइड करना पड़ता है, 1.6 इंटू 10 की पावर -19 से। तो ये हमको मिलेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इससे डिवाइड कर लो, इससे डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, देखो ये 10 की पावर -19, 10 की पावर -19 तो कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये 10 की पावर -1 बचेगा, उसको नीचे ले आओ, तो ये हो जाएगा 1.6 इंटू 10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको यहाँ से हटा के यहाँ इंटू कर लो, ये 10 से 10 कैंसिल हो गया। ठीक है, अब 1/16 करोगे तो इसको डिवाइड करोगे तो ये आएगा 0.0625 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 0.06, नियरली 0.06
इलेक्ट्रॉन वोल्ट इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 22। इन अ सर्टेन रीजन ऑफ स्पेस विथ वॉल्यूम 0.2 मीटर क्यूब द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल is found to be 5 volt throughout. The magnitude of electric field in this region is। देखो क्या बोला गया है, उस रीजन में पोटेंशियल क्या है, कांस्टेंट बोला है। तो जब पोटेंशियल थ्रू आउट द वॉल्यूम कांस्टेंट है तो इस केस में जो तुम्हारा इलेक्ट्रिक फील्ड है वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। द मीन फ्री पाथ फॉर अ गैस विथ मॉलिक्यूलर डायमीटर d एंड नंबर डेंसिटी n कैन बी एक्सप्रेस्ड एज। तो इसका आंसर मैं बता देता हूं। जो क्वेश्चन नंबर 23 है इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होता है 1/√2 पाई d स्क्वायर n। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है। जहां पे जो d होता है वो डायमीटर ऑफ गैस मॉलिक्यूल होता है और n जो होता है वो मॉलिक्यूलर डेंसिटी होता है। तो ये तो सीधा सीधा स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन था। ठीक है, आंसर नंबर 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं 24। एन इलेक्ट्रॉन इज एक्सिलरेटेड फ्रॉम रेस्ट थ्रू अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ v वोल्ट if the de Broglie wavelength of the electron is 1.227 into 10 की पावर -2 नैनोमीटर, the potential difference is। तो इस केस में जो लैम्डा होगा वो होता है 1.227 इंटू 10 की पावर -2 nm। ये क्वेश्चन में गिवन है, जो कि लगभग हो जाएगा 0.1227 आर्मस्ट्रॉन्ग। इसको नैनोमीटर से अगर आर्मस्ट्रॉन्ग में चेंज करोगे तो इतना हो जाएगा। अब लैम्डा निकालना है। लैम्डा क्या होगा, 12.27 डिवाइड बाई √v आर्मस्ट्रॉन्ग। अब इसमें लैम्डा का वैल्यू रख दो 0.1227 इक्वल टू 12.27 बाई √v। अब इसको सॉल्व करना है, तो इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, दोनों को डिवाइड करोगे देखो तो 12.27 12.27 पॉइंट बस चेंज करना पड़ेगा। तो √v किसके इक्वल आ जाएगा, 12.27 डिवाइड बाई 0.1227। अब इसको डिवाइड करना है, अगर नहीं आ रहा है तो ये पॉइंट को हटा दो, इधर कितना आ जाएगा 10 की पावर 4 इंटू इस पॉइंट को हटा दो 10 की पावर 2 आ जाएगा। ये से ये कट जाएगा, अब ये 10 की पावर 2 से 2 कट जाएगा तो ये 10 का स्क्वायर हो जाएगा √v। इस v रूट को हटाना है तो इसको उधर भेज दो या फिर स्क्वायर कर दो दोनों साइड, तो v इक्वल टू 10 की पावर 4 आ जाएगा वोल्ट। तो ये पोटेंशियल आ जाएगा 10 की पावर 4 वोल्ट। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर था हमारा 24। अब क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। इन अ गिटार 2 strings A and B made of same material are slightly out of tune and produce beats of frequency 6 Hz when tension in B is slightly decreased, the beat frequency increased to 7 Hz. If the frequency of A is 530 Hz, the original frequency of B will be। देखो यहां पर क्या है, 2 स्ट्रिंग है, एक है A और दूसरा है B। ठीक है, इसके लिए कितना दिया गया है 530 हर्ट्ज। ये जो B वाला जो स्ट्रिंग है, अब ये जो B वाला जो स्ट्रिंग है ना, इसमें डिफरेंस कितना बोला गया है 6 हर्ट्ज का। तो या तो ये तो 530 से 536 हर्ट्ज हो सकता है या फिर ये 524 हर्ट्ज हो सकता है। इन दोनों में कोई एक का चांस है। ठीक है, आप देखो क्वेश्चंस के हिसाब से क्या बोल रहे हैं कि जब हम लोग टेंशन बी में डिक्रीज करते हैं तो उसका फ्रीक्वेंसी 7 हर्ट्ज इंक्रीज हो जाता है। तो देखो अगर इसमें तुम
कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 535 हो जाएगा, और इसमें अगर कम करोगे तो ये कितना हो जाएगा 523। तो कितने का डिक्रीज हो रहा है, कितने का डिफरेंस है 530, और ये 530 से 7 कम है, और ये वाला 5 डिफरेंस देखो, इसमें 5 है और इस वाले में 7 है, तो ये वाला आंसर हो जाएगा ना, ये वाला। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा इसका 524 हर्ट्ज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब 40 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू अ 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई, द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन द सर्किट इज नियरली। क्वेश्चन नंबर 26 है। यहां पर देखो I इक्वल टू क्या हो जाएगा V बाई XC, ये हम लोग जानते हैं। तो ये V बाई XC को हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1 बाई CW, है ना। तो यहां से ये किसके इक्वल हो जाएगा, VCW के। अब यहां से देखो V क्वेश्चन में दिया गया है 200, और इसकी जगह क्या दिया गया है 40 दिया गया है। इसको फैरेड में चेंज कर लो, 10 की पावर -6 से इंटू कर लो, इंटू क्या हो जाएगा 2 पाई इंटू 10 की पावर 2 पाई इंटू 50। तो इन सब को अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा 2.5 एम्पियर, ये इतना करंट आ जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। द इंक्रीज इन द विड्थ ऑफ अ डिप्लीशन रीजन इन अ PN जंक्शन डायोड इज ड्यू टू, पहला इंक्रीज इन फॉरवर्ड करंट, नेक्स्ट है फॉरवर्ड बायस ओनली, नेक्स्ट है रिवर्स बायस ओनली, नेक्स्ट है बोथ फॉरवर्ड बायस एंड रिवर्स बायस। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रिवर्स बायस ओनली। तो रिवर्स बायस में क्या होता है, ज़्यादातर किसको अट्रैक्ट करते हैं, जो मेजर चार्ज कैरियर्स है उनको अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए इसका ऑप्शन ही हो जाएगा। इसलिए जो डिप्लीशन रीजन का जो विड्थ है वो इंक्रीज होते जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 27 था। क्वेश्चन नंबर 28, द ब्रेवस्टर्स एंगल I0 फॉर एन इंटरफेस शुड बी। तो देखो 10 IB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हो, μ2 बाई μ1। μ1 दिया गया है 1, तो ये μ2 बाई 1 हो जाएगा। तो μ2 हमको यहां से क्या मिलेगा, ग्रेटर देन 1 ही मिलेगा। ठीक है, इसलिए जो 10 IB है ना, ये भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। जब ये μ2 ग्रेटर देन 1 है तो 10 IB का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 होना चाहिए। तो यहां से जो IB का जो वैल्यू है ये किसके बीच में होना चाहिए, 45 से 90 के बीच में होना चाहिए, तभी हमको ग्रेटर देन 1 मिलेगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, 45 डिग्री से 90 के बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फेज डिफरेंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट एंड एक्सीलरेशन ऑफ अ पार्टिकल इन अ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज। तो इसको देखते हैं। मान लेते हैं कि जो डिस्प्लेसमेंट है वो x है, तो x इक्वल टू सिंपल हार्मोनिक मोशन में क्या हो जाता है, a साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, यहां से अब इसको t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर दो, तो ये हो जाएगा dx बाई डी टी इक्वल टू a, कॉन्स्टेंट है बाहर हो जाएगा, इसको करेंगे तो ये आएगा ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव। ठीक है, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो जो एक्सेलरेशन होता है ए ले लेते हैं, ये क्या होता है डी, एक बार और इसका डिफ्रेंसिएशन डी स्क्वायर एक्स बाई डी टी स्क्वायर। तो इसका एक बार फिर से अगर डिफ्रेंसिएशन करोगे तो तुमको क्या मिलेगा, एक बार और करो तो ए ओमेगा तो कांस्टेंट है,
एक और ओमेगा आएगा यहाँ से और माइनस साइन ओमेगा टी प्लस 5, ये इसका डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा। तो ए हमको मिल जाएगा ये फॉर्मूले में। अब इस वाले को इक्वेशन 1 ले लो, यहाँ पर फेज कितना है, पाई का है, तो ये माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस 5 प्लस पाई हो जाएगा। ये ए का वैल्यू आ जाएगा। ये इक्वेशन नंबर 2 ले लो इसको। अब इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फेज डिफरेंस अगर देखोगे तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से फेज डिफरेंस हमको क्या मिल रहा है, पाई। तो इसका आंसर आ जाएगा पाई, फेज डिफरेंस। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्फेरिकल कंडक्टर ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर हैज अ चार्ज of 3.2 into 10 की पावर -7 कूलम distributed uniformly. What is the magnitude of electric field at a point 15 centimeter from the center of the sphere? ये तो बहुत आसान है। अगर हमको सेंटर ऑफ स्फीयर से उसके रेडियस से बाहर मतलब आउटसाइड पर अगर इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है तो वो क्या होता है, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। तो सिंपल फॉर्मूला लगा देना है यहाँ पर। तो क्वेश्चन नंबर 30 में स्फीयर है, इससे आर डिस्टेंस पर यहां पर हमको इलेक्ट्रिक फील्ड बताना है, ये हो जाता है के क्यू बाई आर स्क्वायर। इसमें रख देंगे तो के का वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9, चार्ज कितना दिया गया है 3.2 इंटू 10 की पावर -7, और जो आर है वो दिया गया है 15 सेंटीमीटर, जिसको मीटर में कन्वर्ट कर लो, इसका स्क्वायर कर लो। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये आएगा 1.28 इंटू 10 की पावर 5 न्यूटन पर कूलम। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। तो क्वेश्चन नंबर 31 क्या बोला है, द कैपेसिटेंस ऑफ अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर विथ एयर इज एज मीडियम इज 6 माइक्रोफैरेड। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ अ डाइलेक्ट्रिक मीडियम द कैपेसिटेंस बिकम 30 माइक्रोफैरेड। द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इज। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 31 है। तो देखो यहां पर मीडियम लगाने के बाद जो कैपेसिटेंस है सी मीडियम, ये क्या हो जाता है, पहले जो है मान लेते हैं कैपेसिटेंस जब हमने नहीं लगाया था मीडियम तो उस केस में सी नॉट है, तो इसका एप्सिलॉन नॉट आर गुना हो जाएगा। ठीक है, जो भी डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होगा उसके हिसाब से। तो यहां से एप्सिलॉन नॉट आर क्या आ जाएगा, सी एम बाई सी नॉट। सी एम क्वेश्चन में दिया गया है, मीडियम लगाने के बाद 30 हो जाता है और पहले कितना था 6 था, तो ये आ जाएगा 5। अब देखो हम लोग जानते हैं जो एप्सिलॉन होता है वो एप्सिलॉन नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट आर होता है। जो एप्सिलॉन नॉट होता है ये एयर का परमिटिविटी होता है, जो कि होता है 8.85 इंटू 10 की पावर -12, और एप्सिलॉन आर आया है 5। इन दोनों को इंटू करेंगे तो आंसर आ जाएगा लगभग 0.44 इंटू 10 की पावर -10। तो ये एप्सिलॉन का वैल्यू आ जाएगा। क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32। तो क्वेश्चन नंबर 32 क्या बोला है, टेकिंग इनटू अकाउंट ऑफ द सिग्निफिकेंट फिगर्स व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 9.99 मीटर माइनस 0.0099 मीटर। तो देखो ये क्वेश्चन में कुछ करना ही नहीं है, ऑप्शन देख के तुम इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो क्या करना है, 9.99 मीटर को माइनस करना है 0.0099 से माइनस। अब देखो सिग्निफिकेंट फिगर वाले क्वेश्चन में एडिशन और सब्ट्रैक्शन का रूल होता है। अगर वहां से देखोगे तो आफ्टर सब्ट्रैक्शन जो पॉइंट के बाद जो मिनिमम डिजिट होता है वही आंसर में तुम्हारा आना चाहिए। तो यहां पर देखोगे तो ये 2 है, तो ऑप्शन में देखो, ऑप्शन में क्या क्या गिवन है, 9.9, दूसरा ऑप्शन है 9.9801, तीसरा है 9.98 और चौथा है 9.80180। तो यहां पर 9.98 ये वाला आंसर हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 प्लेस तक ही गिवन है। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका। 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही है, मिनिमम जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर है इसमें भी क्वेश्चन में, तो मिनिमम वाले को लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
a series LCR circuit is connected to an AC voltage source. When L is removed from the circuit, the phase difference between current and voltage is pi by 3. If instead C is removed from the circuit, the phase difference is again pi by 3 between current and voltage. The power factor of the circuit is, पावर फैक्टर बताना है सर्किट का। क्वेश्चन नंबर 33 है ये। तो क्वेश्चन नंबर 33 में जब हम लोग व्हेन L इज रिमूव्ड, तो इस केस में जो तुम्हारा tan फाई है वो क्या मिलता है, XC बाई आर, और क्या लिख सकते हो, XL बाई आर। तो यहां से इस केस में हमको कौन सा सिचुएशन मिल रहा है, देखो XC बाई आर इक्वल टू XL बाई आर करोगे तो ये हमको क्या बता रहा है, ये इंप्लाई कर रहा है रेजोनेंस को। ठीक है, देखो क्या बोला है, LCR सर्किट है, जब हम लोग L को रिमूव करेंगे तो ये मिलेगा, और जब हम लोग C को रिमूव करेंगे तो ये मिलेगा। तो ये दोनों इक्वल करोगे तो XC बाई आर इक्वल टू XL बाई आर, जो कि हो जाएगा XL इक्वल टू XC, जो कि रेजोनेंस का केस होता है। तो इस केस में, रेजोनेंस के केस में Z इक्वल टू R होना चाहिए। तो यहां से अगर देखोगे तो देखो ये 1 इक्वल टू R बाई Z हो जाएगा, जो कि किसके इक्वल होगा, कॉस फाई के। तो यही पूछा था, ये 1 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा इसका आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस आर। ये तो कुछ नहीं यार, डायमेंशन फॉर्मूला ऑफ स्ट्रेस बताना है। स्ट्रेस क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला अपॉन में एरिया का डायमेंशन फॉर्मूला कर दो तो आंसर आ जाएगा। ठीक है, स्ट्रेस होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स क्या होता है, फोर्स के लिए mLT की पावर -2 होता है, और एरिया क्या होता है, L का स्क्वायर। तो ये हमको क्या मिल जाएगा, mL की पावर -1 T की पावर -2। ये स्ट्रेस का डायमेंशन फॉर्मूला मिल जाएगा। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, लाइट ऑफ फ्रीक्वेंसी 1.5 टाइम्स द थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी इज इंसिडेंट ऑन अ फोटो सेंसिटिव मटेरियल, what will be the photoelectric current if the frequency is halved and intensity is doubled? देखो इस केस में क्या हो रहा है ना, जो इंसिडेंट फ्रीक्वेंसी है वो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है। तो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से कम है तो उस केस में करंट क्या होगा, 0 होगा। तो ये सब करने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पर थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी से ही कम है, तो उस केस में तुम्हारा आंसर क्या हो जाएगा, 0 करंट फ्लो होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। क्वेश्चन नंबर 36 में क्या है, द सॉलिड विच हैव द नेगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस आर। तो नेगेटिव टेम्परेचर इंसुलेटर एंड सेमीकंडक्टर्स आ जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अ चार्ज पार्टिकल हैविंग ड्रिफ्ट वेलोसिटी ऑफ 7.5 × 10 की पावर -4 मीटर पर सेकेंड इज एन इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 3 × 10 की पावर -10 मीटर वोल्ट पर मीटर, हैज अ मोबिलिटी इन मीटर स्क्वायर पर वी पर सेकेंड ऑफ कितना होगा। तो यहाँ पर देखो म्यू क्या हो जाएगा, वी डी अपॉन ई। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दिया गया है 7.5 × 10 की पावर -4 और ई दिया गया है 3 × 10 की पावर -4। इन दोनों को डिवाइड कर लो, डिवाइड करो तो ये आएगा 2.5 × 10 की पावर 6। तो ये तुम्हारा मोबिलिटी हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर 3 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 38, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट द वेरिएशन ऑफ रेजिस्टिविटी रो विथ टेम्परेचर टी ऑफ कॉपर फॉर कॉपर। देखो है ना, तो यहां पर जो रजिस्टिविटी होता है, हम लोग जानते हैं रजिस्टिविटी
इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर होता है। ठीक है, तो ग्राफ जो बनाएंगे हम लोग टी और रो के बीच में, तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ते जाएगा रो भी बढ़ते जाएगा, और स्टार्टिंग किसी पॉइंट से होगा फिर ये बढ़ते जाएगा ऐसे। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 जो दी गिवन है, क्योंकि रेजिस्टिविटी और टेम्परेचर के बीच में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 39 देखो, टू बॉडीज ऑफ मास 4 kg एंड 6 kg आर टाइड टू द एंड्स ऑफ अ मासलेस स्ट्रिंग। The string passes over a pulley which is frictionless. The acceleration of the system in terms of acceleration due to gravities. देखो ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन होता है एनएलएम का, जो कि मेरे ख्याल से सभी बच्चों को आता ही है। हमको एक्सीलरेशन बताना है यहाँ पर। तो देखो क्या होगा, इस पर एक फोर्स लग रहा होगा इधर 6g ड्यू टू ग्रेविटी, और ऊपर फोर्स लग रहा होगा टेंशन T। ठीक है, इस पर फोर्स लग रहा होगा इधर ग्रेविटी की वजह से 4g, और इधर टेंशन लग रहा होगा T। ये T और ये T सेम होगा क्योंकि रोप सेम है। अब देखो ये सपोज इधर आ रहा है A एक्सीलरेशन से, तो ये सेम रोप से दोनों बंद है, तो ये A एक्सीलरेशन से ऊपर जाएगा। इसके लिए इक्वेशन लिख लो मोशन का। तो यहाँ पर देखो एक्सीलरेशन के डायरेक्शन वाला फोर्स पहले पॉजिटिव, फिर माइनस, ऊपर वाला फोर्स इक्वल टू ma, तो 6a आ जाएगा। दूसरा इक्वेशन इसके लिए लिख लो, तो इस केस में ये ऊपर जा रहा है तो ये वाला फोर्स पहले ले लो, t माइनस 4g इक्वल टू 4a ma। अब इन दोनों इक्वेशन को जोड़ दो, जोड़ोगे तो t से t कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको मिलेगा 6g माइनस 4g इक्वल टू 6a प्लस 4a। तो ये कितना मिलेगा 2g इक्वल टू 10a। तो a यहाँ से क्या मिल रहा है हमको 2g बाई 10, मतलब कि a क्या मिलेगा 2 5 जा g बाई 5। तो कौन सा ऑप्शन है जिसमें g बाई 5 गिवन है? ऑप्शन नंबर 4 है जिसमें g बाई 5 गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 40। A screw gauge has least count of 0.01 millimeter and there are 50 divisions in its circular scale. The pitch of the screw gauge is, तो इसमें क्या करना है, पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिविजन्स कर दोगे तो आ जाएगा तुमको। तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर है ये 40। तो जो लिस्ट काउंट होता है ये होता है पिच अपॉन में नंबर ऑफ डिवीजन। तो यहाँ पे लिस्ट काउंट क्वेश्चन में दिया गया है 0.01 मिलीमीटर, पिच हमको निकालना है, और नंबर ऑफ डिवीजन दिया गया है 50। तो पिच आ जाएगा 0.01 इंटू 50, तो ये आ जाएगा लगभग 0.5 मिलीमीटर। तो ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है 41। इन यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, इफ द सेपरेशन बिटवीन कोहेरेंट सोर्स इज हाफ्ड and the distance of the screen from the coherent source is doubled, then the fringe width becomes। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं बीटा इक्वल टू लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d। तो यहाँ से देखो अगर बीटा डैश निकाले तो ये हो जाएगा लैम्डा d डैश बाई d डैश। तो यहाँ से देखो d डैश जो है वो 2d गिवन है, और d डैश ये भी 2d दी गिवन है, ये d बाई 2 दी गिवन है क्वेश्चन में। इसको आधा करना है, इसको डबल करना है, उसको आधा करना है। अब इसमें रख दो बीटा डैश में, तो ये लैम्डा d डैश की जगह 2d और d स्मॉल d डैश की जगह d बाई 2। तो ये लगभग आ जाएगा 4 लैम्डा d बाई स्मॉल d। ठीक है, अब देखो इन दोनों को डिवाइड कर दो बीटा बाई बीटा डैश, तो ये आ जाएगा लैम्डा कैपिटल D बाई स्मॉल d अपॉन में 4 लैम्डा d बाई स्मॉल d। देखो लैम्डा d और ये टर्म कैंसिल हो जाएगा, तो ये हमको क्या मिलेगा 1/4। तो यहाँ से क्या मिल रहा है बीटा अपॉन बीटा डैश इक्वल टू 1/4। तो जो बीटा डैश है वो किसके इक्वल मिलेगा 4 बीटा के। तो कितना टाइम्स हो गया यार, 4 टाइम्स हो गया, फ्रिंज विड्थ 4 टाइम्स हो गया।
तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर नंबर 4 टाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर द लॉजिक सर्किट सोन द ट्रूथ टेबल इज। ये तो दुनिया का सबसे आसान क्वेश्चन है फिर से। गेट का क्वेश्चन है ये, लॉजिक गेट का। तो देखो यहां पर ऐसे कुछ दिया गया है, देखो ये नॉट गेट है, ये भी नॉट गेट है और ये नॉर गेट है। तो हमको 4 ऑप्शन दिया गया है, ऐसे बारी बारी से चेक करके भी निकाल सकते हो, ठीक है। तो देखो मैं यहां से डायरेक्टली कर रहा हूं, है ना। पहले इनपुट दे दो 0 0 0 0 दोगे तो ये इसको क्या कर देगा 1, इसको भी 1 कर देगा। अब 1 1 को, ये नॉर गेट है, नॉर गेट क्या करेगा, पहले उसके पहले तो और गेट है, तो 1.1 और क्या करता है, इसको 1 करता, उसके आगे नॉट गेट लगा है तो नॉट गेट उसको क्या कर देगा 0 कर देगा। तो 0 0 के केस में हमको 0 मिलेगा। दूसरा इनपुट दे दो 0 और 1 का, तो नॉट गेट 0 को 1 कर देगा और 1 को 0 कर देगा। अब और गेट में जब हम लोग 1 और 0 देंगे इनपुट तो वो 1 देगा, उसके आगे नॉट गेट लगाए तो वो 1 को 0 कर देगा। तो 0 1 के केस में क्या मिलेगा हमको 0 मिलेगा। अब दूसरा इनपुट देते हैं 1 0, तो 1 0 के केस में ये यहां पर हमको 0 मिलेगा, यहां पर हमको 1 मिलेगा। 0 1 को और गेट 1 कर देगा और नॉट गेट 0 कर देगा, तो इस केस में भी हमको 0 मिलेगा आउटपुट। नेक्स्ट देखते हैं 1 1 जब रखेंगे तो 1 रखने पे ये 0 कर देगा और ये भी 0 कर देगा, और गेट 0 0 को 0 देगा आउटपुट, और उसके अगर नॉट लगाए तो नॉट उसको 1 कर देगा, तो 1 1 का क्या मिलेगा हमको 1 मिलेगा। तो ये ऑप्शन कौन सा ऑप्शन है जिसमें लास्ट में 0 0 0 1 आया है, ऑप्शन नंबर 2 है मेरे ख्याल से, ठीक है। दूसरा तरीका ये भी था कि इसको ए मान लो, इसको बी मान लो, तो ए का क्या हो जाएगा ए बार, बी का हो जाएगा बी बार। अब ए बार बी बार किस में जाएगा और गेट में, तो ए बार प्लस बी बार हो जाएगा, और उसके बाद जाएगा नॉट गेट में तो उसका बार हो जाएगा। इस ऐसे भी सॉल्व कर सकते थे। तो ये हमको क्या मिलेगा ए डॉट बी, सिंपली ऑप्शन को देख के डॉट करते जाओ। 0 0 का क्या होगा 0, 0 1 का क्या होगा 0, 1 0 का क्या होगा 0, 1 1 का क्या होगा 1। ये एंड गेट का हो जाता है, एंड गेट ही तो बन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 43। द एनर्जी इक्विवेलेंट ऑफ 0.5 ग्राम ऑफ अ सब्सटेंस इज, क्या होगा। ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है बच्चों। E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगा देना है, आइंस्टाइन जो फेमस है हमारे, उनका इक्वेशन लगा दो E इक्वल टू एम सी स्क्वायर। तो ये क्वेश्चन नंबर 43 है, इसमें E इक्वल टू एम सी स्क्वायर लगा दो। देखो क्वेश्चन में क्या गिवन है 0.5 ग्राम दी गिवन है सब्सटेंस, तो M क्या रख दो 0.5, ग्राम को हमको केजी में रखना पड़ेगा, और C क्या होता है लाइट का स्पीड, तो 3 इंटू 10 की पावर 8 मीटर होता है, मीटर पर सेकंड होता है, इसका स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करोगे तो आएगा 4.3 इंटू 10 की पावर 13 जूल। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर विच वन ऑफ द फॉलोइंग बोर्स मॉडल इज नॉट वैलिड। ये तो देख के करने वाला है, बोर का मॉडल किसके लिए वैलिड है, जिसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन हो, सिंगल इलेक्ट्रॉन हो। तो देखो कौन कौन सा ऑप्शन है जिसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन है। सेकेंड ऑप्शन हाइड्रोजन एटम है, उसमें होता है। सिंगली आयनाइज्ड हीलियम एटम, उसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ड्यूटोरॉन एटम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑप्शन नंबर 1 जो है जिसमें सिंगली आयनाइज्ड नियॉन एटम है, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। तो पहला ऑप्शन इसका हो जाएगा जिसमें बोर वैलिड नहीं है, इस पर बोर्ड वैलिड नहीं है, ठीक है। इसमें सिंगल इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसलिए इस पर बोर्स मॉडल वैलिड नहीं है। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45। द क्वांटिटीज ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 2 सॉलिड कॉपर स्फीयर ऑफ रेडियाई R1 and R2 थ्रू 1K आर इन द रेशियो R1 इक्वल टू 1.5 R2 क्वेश्चन में दिया गया है। ये अच्छा क्वेश्चन है थोड़ा सा, बाकी सब क्वेश्चन तो आसान था। तो देखो जो डेल्टा क्यू होता है ये होता है एम एस डेल्टा टी, ठीक है। तो यहां पर देखो सेम मटेरियल के लिए एस इज सेम होता है, सेम मटेरियल के लिए एस सेम होता है,
तो यहाँ पर देखो जो डेल्टा क्यू है वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, m के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और जो हमारा m होता है वो क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब रो, मतलब कि रो जो होता है m/v होता है, तो m क्या हो जाएगा v इंटू रो, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, वॉल्यूम क्या हो जाएगा स्फीयर के लिए 4/3 पाई आर क्यूब। तो जो डेल्टा क्यू है जो m के प्रोपोर्शनल था वो किसके प्रोपोर्शनल हो जाएगा, r क्यूब के। तो डेल्टा क्यू जो है वो r क्यूब के प्रोपोर्शनल हो जाएगा, मतलब कि डेल्टा Q1 बाई डेल्टा Q2 अगर करें तो क्या आना चाहिए R1 क्यूब बाई R2 क्यूब। ठीक है, R1 जो दिया गया है 1.5 और R2 की जगह क्या रखना है 1 रखना है की पावर 3, तो ये आ जाएगा 27/8। ठीक है, 1.5 का क्यूब करोगे तो ये आएगा 27/8। तो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। तो आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। और यहाँ पर मैंने फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन आपको करवाया है जो कि नीट में आया है। नीट का जो क्वेश्चन पेपर है इस बार नीट वालों ने बहुत ही ज़्यादा आसान दिया था, जो कि अनएक्सपेक्टेड था कि इतना आसान कभी दिया जाएगा। बहुत सारे क्वेश्चंस अगर आप थोड़ा सा फॉर्मूला भी अगर आप पढ़ के गए होंगे तो आपसे बन गया होगा, और जो बच्चे पढ़ने वाले हैं वो तो डेफिनेटली कर लिए होंगे, और जो बच्चे नहीं भी पढ़ने वाले हैं उन्होंने भी बहुत आसानी से इसको कर लिया होगा। तो बच्चों मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, और सब्सक्राइब करोगे तो क्या होगा इससे, तो सब्सक्राइब करो और मुझसे जुड़े रहो। मेरा टेलीग्राम है, आप टेलीग्राम भी अगर मेरा नाम सर्च करेंगे तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप आ जाएगा, वहाँ से भी जुड़ सकते हो मुझसे, या फिर मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ सकते हो, या फिर फेसबुक से जुड़ सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच, पढ़ाई करते रहें।